जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 17 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें और साथ ही साथ जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रतिदिन आपको दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ। इसे पढ़ लें। जिस न्यूज़ की मैं यहाँ चर्चा करता हूँ उसको जाकर निश्चित तौर पर पढ़ें। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ना जरूरी है, न्यूज़ पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में पहले आप दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन है कि सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन काम करती है। ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन सी है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, या ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। गांव में ही मिलेगा कोरोना के इलाज। देखो, कोरोना अभी वर्तमान में गांव में काफ़ी फैल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सरकार ने एक 35 पन्नों की गाइडलाइन सरकार ने जारी की है कि किस तरह से गांव को हम कोरोना मुक्त करते हैं। अगर हमें अपने देश को कोरोना मुक्त करना है तो सबसे पहले हमें गाँव को कोरोना मुक्त करना होगा। ये गाइडलाइन टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, एक बार उसका इम्पोर्टेंट प्रोविज़न आप देख लेना, बाकी एक बार इसको पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड आज 2 एडिटोरियल है जो हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल सेक्शन में कि किस तरह से कोरोना वायरस से मुक्ति पाया जा सकता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है। स्पुतनिक वी की दूसरी खेप भारत पहुंची, आम आदमी से अभी दूर। तो रूस की जो स्पुतनिक कोरोना टीका है, कोरोना वायरस का जो टीका है, जो वैक्सीन है, वो पहली विदेशी वैक्सीन है जो भारतीयों को लग रही है। राइट, आई रिपीट, स्पुतनिक वी जो है पहली वैक्सीन, विदेशी वैक्सीन है जो भारतीयों को लग रही है। अब देखो, यहाँ पे ये है कि महामारी के जंग में आज से मिलेगी 2DG स्वदेशी डोज। 2DG क्या है? इसका पूरा नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो उस कमी को दूर करेगा। एक प्रकार का पाउडर होता है जिसको घोल के आपको पीना होगा, आपके शरीर के ऑक्सीजन की कमी को दूर करेगा। डीआरडीओ के द्वारा निर्मित है, आज से यह मिलना शुरू हो गया। इस पे लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं टॉक्टे तूफान टॉक्टे का, जो अरब सागर में आया हुआ है, जो प्रभावित कर रहा है, काफ़ी हद तक केरल को प्रभावित कर रहा है और अन्य कर्नाटका को, उसके बाद साथ ही साथ गुजरात को ये काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। महाराष्ट्र कुछ हद तक प्रभावित कर रहा है, यानी अरब सागर में आया हुआ, भारत के पश्चिमी तट पे ये आया हुआ। एक बार इसको भी देख लेना। देखो, यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है। चीन से मुकाबले को क्वाड देश करे आर्थिक हितों का संरक्षण। चीन जो है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चीन के बारे में आपको ये जानकारी होना चाहिए कि चीन वन पार्टी सिस्टम है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है चीन में, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वन पार्टी है, सिर्फ एक पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी। साथ ही साथ एक व्यक्ति को आजीवन भर चीन का राष्ट्रपति बना दिया गया, चीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना गया, जिसको कहा गया शी जिनपिंग। और ऐसी कंडीशन में ये व्यक्ति अगर तानाशाह निकल जाता है, जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये तानाशाह निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पूरे चीन, राइट, पूरे विश्व के लिए खतरा उत्पन्न कर देगा। एक व्यक्ति, सोचो, पूरा का पूरा 140 करोड़, चीन की पॉपुलेशन है लगभग 140 करोड़ के आसपास, एक व्यक्ति 140 करोड़ पे हुकूमत कर रहा है। और ये 140 करोड़ व्यक्ति जो है, ये इस व्यक्ति के खिलाफ, शी जिनपिंग के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता। भारत में मान लो अभी काफ़ी आलोचना हो रही है सरकार की, लेकिन चीन में आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। उगर मुसलमानों का मुद्दा देखो, लगभग 20 लाख से अधिक उगर मुसलमान जेल में बंद हैं। तो निश्चित तौर पे हमें वर्तमान में जो चीन का ये आक्रमणकारी रवैया दिख रहा है, उसको हमें रोकने की ज़रूरत है। और उसको रोकने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है
कि क्वाड देश आर्थिक हितों का संरक्षण करें, क्वाड देश आपस में मिलकर काम करें, और क्वाड देश ही एकमात्र विकल्प है कि चीन की बढ़ती आक्रमणकारी रवैया को रोक सकता है, राइट। क्वाड को लेकर के मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, एक अलग से वीडियो मैं बनाने का सोच रहा हूँ, और जल्द से जल्द मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, उस पर मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि क्वाड की वर्तमान क्या प्रासंगिकता है, क्वाड की शुरुआत क्यों हुई थी और वर्तमान में इसकी महत्ता क्यों बढ़ गई है। क्वाड के डेवलपमेंट का अगर दो चरण आप देखोगे तो एक चरण है 2007 से लेकर के 2017, जहाँ पे क्वाड नाम मात्र की संस्था थी, बहुत ही कांस्टेंट, बहुत ही अस्थिर संस्था थी। लेकिन 2017 के बाद क्वाड काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रही है। 2017 से लेकर वर्तमान तक क्वाड के विकास का दूसरा चरण में क्वाड काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रही है। तो इसको लेकर के मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन इसको एक बार पढ़ लें। प्रत्येक मंडे को मुद्दा दिया रहता है, मुद्दा को एक बार आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। देखो, आपदा प्रबंधन पे अनावश्यक आक्रमण, सरकार की जो आलोचना हो रही है उस आलोचना के प्रतिकार में ये एडिटोरियल लिखा हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये समझना होगा, हमने हेल्थ के बारे में डिस्कस किया था कि हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, तो वहाँ भी हमने ये डिस्कस किया था कि भारत की सबसे बड़ी हेल्थ का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में यह प्रॉब्लम है कि हेल्थ जो है यानी स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। यानी स्वास्थ्य पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा राज्य, स्वास्थ्य पे लेकर नियम बनाएगा राज्य, स्वास्थ्य पे लेकर कानून बनाएगा राज्य, स्वास्थ्य पे लेकर कोई कार्रवाई करेगा वो राज्य करेगा। तो वर्तमान में केंद्र सरकार राज्यों को क्यों गाइड कर रही है, तो आपको ये समझना होगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्ति बढ़ जाती है। भारत में कई ऐसे विषय हैं, जब आप पढ़ते हो पॉलिटी आप पढ़ते होगे तो भारत संघात्मक देश है, भारत संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन कई ऐसे जगह होती है जब भारत में एकात्मकता में वृद्धि होने लगती है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के समय में भारत की व्यवस्था एकात्मक हो जाती है। जैसे किसी महामारी के समय में, वर्तमान में महामारी के समय है, एक राष्ट्रीय आपदा है एक तरह से, तो ऐसी राष्ट्रीय आपदा के समय में भी केंद्र सरकार की महत्ता बढ़ जाती है और एकीकरण की प्रवृत्ति दिखने लगती है। तो राष्ट्रीय आपदा अधिकरण अधिनियम 2005 के माध्यम से केंद्र सरकार को सशक्त बनाया गया है कि वो स्वास्थ्य के विषय पे या आपदा के किसी भी विषय पे राज्य सरकार को गाइड कर सकती है। तो वर्तमान में केंद्र सरकार राज्य सरकार को गाइड कर रही है, बावजूद इसके स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। तो ऐसे कंडीशन में जो सरकार की आलोचना हो रही है उसको लेकर के यहाँ पे लिखा हुआ दिया हुआ कुछ इसी सब पॉइंट को समराइज करके दिया हुआ, तो एक बार इसको देख सकते हैं। देखो, गरीबों की मदद से सुधरेगी अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले तो ये समझो कि वर्तमान में इकोनॉमिक आर्थिक मंदी चल रही है। एक होता है इकोनॉमिक स्लो डाउन और एक होता है इकोनॉमिक मंदी, दोनों में अंतर समझना होगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन, आर्थिक सुस्ती और आर्थिक मंदी में अंतर होता है। इसको लेकर के एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया था, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आर्थिक सुस्ती क्या होता है कि इकोनॉमिक, जैसे मान लो आपको ग्रोथ हो रहा है 5%, किसी क्वार्टर में 5% ग्रोथ हो गया और नेक्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ हो गया 3%, तो ये 5% से घट के 3% हो गया, तो आप इसको कह सकते हैं इकोनॉमिक सुस्ती चल रही है, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रही है। लेकिन अगर दो लगातार क्वार्टर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर निगेटिव में जाती है तो उसे कहा गया है आर्थिक मंदी। जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले वर्ष भारत की 3 या मैं कहूँ 4 लगातार जो है क्वार्टर भारत का निगेटिव में गया था, तो इसे कहा गया है आर्थिक मंदी। लगातार 2 क्वार्टर, एक वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं, तो लगातार 2 क्वार्टर आपकी अर्थव्यवस्था निगेटिव में जाती है, माइनस ग्रोथ करती है, तो उसे कहा गया है आर्थिक मंदी। इससे पहले जो आर्थिक मंदी विश्व में आया था वो 1930 में आया था, पूरे विश्व को प्रभावित किया था। और उसी समय में एक इकोनॉमिस्ट हुए थे जॉन मिनार्ड कीन्स, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। इनका सिद्धांत था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर मंदी के दौर से गुजर रही है तो सरकार को राजकोषीय घाटे की चिंता नहीं करना चाहिए, सरकार को अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए। अब देखो, इनका कहना था कि सरकार अधिक से अधिक लोगों को पैसा दे,
यानी सरकार अधिक से अधिक लोगों पे खर्च करे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। सरकार मान लो खर्च बढ़ाएगी, सरकार अधिक से अधिक पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो उससे क्या होगा कि मांग क्रिएट होगा। लोगों के पास पैसा होगा तो क्या करेगा, लोग मांग जनरेट करेगा कि हमको ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए। और एक बार अगर मार्केट में मांग डेवलप हो गया तो क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट होगा, निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ गया तो क्या हो गया कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी उत्पादन होगा। उत्पादन होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा कि इनकम होगा। इनकम होगा लोगों के पास तो क्या होगा, सेविंग होगा। और लोगों के पास सेविंग होगा, बचत होगा, तो क्या करेगा, वो फिर इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल है वो मूव करना शुरू करेगा। तो इसके लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट क्या है, बैकग्राउंड में ये चीज़ आपको समझना जरूरी है कि ये जो एडिटोरियल है इसके बैकग्राउंड में जॉन मिनाटकिंस का वही स्टेटमेंट है कि अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन की कंडीशन हो, इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन हो, इकोनॉमिक मंदी की कंडीशन हो, तो ऐसे कंडीशन में सरकार को राजकोषीय घाटे की चिंता नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि वर्तमान में जो कोविड क्राइसिस है उसको लेकर के हमें खर्च बढ़ानी चाहिए, सरकार को अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए। अब देखो, 1 वर्ष में 5 करोड़ लोग न्यूनतम मजदूरी से ऊपर आते हैं, लेकिन कोरोना की कंडीशन में ये काफ़ी नीचे चला गया। 5 करोड़ लोग प्रति वर्ष जो है न्यूनतम मजदूरी जो 375 रुपया माना जाता है उससे ऊपर आते हैं, लेकिन वर्तमान में ये काफ़ी नीचे चला गया। मनरेगा की पात्रता 150 दिन कर देनी चाहिए, साथ ही मजदूरी बढ़ानी चाहिए। तो मनरेगा जिसकी पात्रता है कि 100 दिन आपको मजदूरी मिलेगा, तो इसको बढ़ा करके 150 दिन कर दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ मनरेगा में जो लोगों को पैसा मिलता है उस पैसा को बढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा अधिक बढ़ेगा, और पैसा अधिक बढ़ेगा तो क्या होगा, मांग क्रिएट होगा। इसके लिए मनरेगा में 175 लाख करोड़ का बजट चाहिए। यानी अगर हमें 150 दिन की पात्रता देनी होगी और साथ ही साथ मनरेगा की मजदूरी बढ़ानी होगी, तो इसके लिए हमें चाहिए 1.75 लाख करोड़। वृद्धा पेंशन योजना में 500 रुपये की बढ़ोतरी करनी चाहिए। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता जो कोविड में फ्रंट लाइन पे काम कर रही है उनको 6 महीने के लिए 30,000 रुपये कोविड भत्ता दिया जाना चाहिए। और इन सब के लिए ये सारी की सारी चीज़ें जो बताई गई है इसके लिए सरकार को 5.5 लाख करोड़ रुपये एक्स्ट्रा खर्च होगा। राइटर का कहना है कि सरकार को ये खर्च करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जॉन मिनाटकिंस का स्टेटमेंट याद रख लेना कि कोविड क्राइसिस में या किसी भी क्राइसिस में सरकार को खर्च बढ़ानी चाहिए। तो यही बेसिक इस एडिटोरियल का क्रक्स था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी एक बार इसको पढ़ लेना आप लोग। गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, तो इसको भी एक बार देख सकते हैं। बहुत डाटा इसमें ढंग का दिया हुआ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन एक बार इसको एक बार पढ़ सकते हैं। तीन दालों का होगा शुल्क मुक्त आयात। तो दाल के बारे में एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि भारत विश्व में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है, भारत विश्व में सबसे अधिक दाल का उपभोग करता है, और भारत विश्व में सबसे अधिक दाल का आयात करता है। तो सबसे अधिक उत्पादन भी करता है, सबसे अधिक उपभोग करता है, मतलब खाता भी भारत के लोग दाल है, और सबसे अधिक आयात भी भारत के लोग दाल करते हैं। वर्तमान में कोविड के कारण जो लोगों में प्रोटीन की आवश्यकता है, तो प्रोटीन की आवश्यकता के लिए दाल एक अच्छा और सशक्त माध्यम माना जाता है। तो इसको लेकर के दाल की मांग बढ़ गई है, और दाल की मांग बढ़ी है तो 3 दाल जो है, अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, तो ये तीनों ही दाल का शुल्क मुक्त आयात करेगी। यानी ये जो आयात करेगी इसके लिए कोई भी शुल्क सरकार नहीं लगाएगी। एफपीआई में 6,452 करोड़ निकाल गया। तो एफपीआई के बारे में आपको पता न होना चाहिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये दो चीज़ें हैं। दोनों के बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए और बेसिक अंतर पता होना चाहिए। इसको भी देख सकते हो। और ये न्यूज़ मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये लगातार 2-3 दिन से ये न्यूज़ मैं देख रहा हूँ। भारत के खिलाफ दुनिया भर में हट पे उतरी केयर, तो इसको लेकर के मैं कल डिस्कस कर दूंगा कि ये क्या न्यूज़ है। एग्जैक्ट मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं इस पर डिटेल से एक बार पढ़ के उसको मैं आपको सामने में रखूँगा, आपके सामने में डिस्कस कर दूंगा कल। देखो, जजों की भर्ती के लिए सरकार को सिफारिश का इंतजार।
तो आपको जैसा कि जानकारी है कि जजों की जो भर्ती होती है उसकी सिफारिश करता है कॉलेजियम। कॉलेजियम 5 जजों की बेंच के द्वारा किया जाता है। 5 जज होते हैं कॉलेजियम की समिति में। 5 जज में एक जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अन्य 4 जस्टिस होते हैं। ओके, कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच होती है, 5 जजों की पीठ होती है, 5 जजों की समिति होती है जो सिफारिश करती है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सी न्यायाधीश आना चाहिए, किस उच्च न्यायालय में कौन सी न्यायाधीश होना चाहिए, किसकी नियुक्ति होना चाहिए, किसकी नियुक्ति नहीं होना चाहिए। अब ये जो 5 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये 5 ही जज जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे उच्चतम जज होते हैं, यानी कह सकते हो कि सबसे वरिष्ठतम जज होते हैं। जैसे एक जज तो इसमें होगा जो इसके लीड करता है, कॉलेजियम की जो अध्यक्षता करते हैं वो सीजीआई करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अन्य जो 4 जज होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज हो जाते हैं। ये जज मिल करके सिफारिश करती है और ये सिफारिश सरकार के पास करती है, सरकार इसकी स्वीकृति करता है और उसके बाद जो है जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब देखो यहाँ 2-3 बातें दिया हुआ। वर्तमान में जो है 7 जजों की कमी है सुप्रीम कोर्ट में। टोटल सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 है और वर्तमान में 27 जज हैं, यानी 7 जजों की कमी है। साथ ही साथ 25 उच्च न्यायालय में जजों की कुल संख्या 1080 है। 25 हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय हैं और उसमें टोटल जजों की संख्या जो स्वीकृत संख्या है वो 1080 है। अब इन 1080 जजों में 660 जज ही वर्तमान में काम कर रही है, यानी 420 जज कम है। तो जब आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में लिखना हो तो इस पॉइंट को जाकर के नोट कर लें, अपने नोटबुक में नोट कर लें, अपने कॉपी में जाकर के नोट कर लें। जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में जब भी आपको लिखना हो तो ये प्रॉब्लम आप मेंशन कर सकते हैं कि वर्तमान में 1080 जज की संख्या है जो हाईकोर्ट में जजों की संख्या, और हाईकोर्ट की जजों की संख्या में 660 जज ही वर्तमान में काम कर रहे हैं, 420 जज काम नहीं कर रहे हैं। तो आधे के आसपास जज काम कर रहे हैं, आधे के आसपास जज काम नहीं कर रहे हैं, राइट। यानी जज की संख्या जो रिक्त है वहाँ पे जज की नियुक्ति नहीं हो पाई है। आधे जजों की नियुक्ति हुई है, आधे की जज की नियुक्ति नहीं हो पाई है लगभग, राइट। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब सोचो ये हाई कोर्ट का, अगर इस तरह की समस्या हाई कोर्ट में है तो लोअर कोर्ट का क्या प्रॉब्लम होगा। भारत में लोअर कोर्ट की स्थिति काफ़ी दयनीय है, जहाँ सबसे अधिक केस पेंडिंग है वही सबसे अधिक जजों की संख्या खाली है, जजों की संख्या रिक्त है। तो निश्चित तौर पे अगर जुडिशियल रिफॉर्म्स हमें करना होगा तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जजों की नियुक्ति करनी चाहिए और वो भी समय पे होना चाहिए। देखो इसको लेकर के लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं कि दवा के कच्चा माल के लिए 2 साल के बाद ही खत्म होगी चीन पर निर्भरता। तो दवा के कच्चा माल के लिए सरकार जो है 16 प्रकार के कच्चे उत्पादन के लिए 16 आवेदक की सरकार ने तलाशी किया है, या 16 आवेदक जो है आवेदन दिए हैं। इन 16 प्रकार के कच्चे माल ये 16 कंपनी के द्वारा तैयार किया जाएगा और इस पे जो है चीन पे जो हम निर्भर थे उस निर्भरता को घटाया जाएगा। 2023 तक हम इन 16 कच्चे उत्पाद में चीन पे निर्भरता घटा लेंगे। देखो ये आपको समझना होगा कि दवा की जो कच्चा माल होता है उसको कहा जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई। भारत में लगभग 1500 एपीआई के प्लांट हैं जो फार्मा उद्योग की ज़रूरत का मात्र 10% पूरा करता है। यानी 1500 प्लांट भारत में है, बावजूद इसके जो फार्मा सेक्टर की मांग है कच्चा माल, तो कच्चा माल की 10% आपूर्ति ही ये प्लांट के द्वारा किया जाता है। 90% कच्चा माल भारत आयात करता है और 90% में भी 70% तो सिर्फ हम चीन से आयात करते थे। कोरोना महामारी के समय में समस्या हो गई तो निश्चित तौर पे वर्तमान में सरकार अब जागरूक हुई और एपीआई पे सरकार काम कर रही है। अब देखो यहाँ पे जो इस एडिटोरियल में पढ़ोगे तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि चीन से हम क्यों मंगाते थे, एक कंपनी चीन से क्यों मंगाती थी। आपको समझना होगा कि भारत का दवा विश्व का सबसे सस्ता दवा है, सबसे जेनरिक दवा है। तो ऐसे कंडीशन में हम कच्चा माल, जो कंपनी थी वो कच्चा माल चीन से मंगाती थी, तो चीन से जो है 20 से 30% सस्ता पड़ता था। अगर यही कच्चा माल भारत में बनाना शुरू किया जाए तो 20 से 30% ये महंगा पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में चूँकि कच्चा माल महंगा होगा तो निश्चित तौर पे दवाई का दाम भी महंगा हो जाएगा।
तो इसलिए ये कंपनी चीन से मंगाती थी, चीन से आयात करती थी। सरकार ने क्या कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसका निर्माण करना शुरू कीजिए। ये जो 20 से 30% महंगा होगा आपको चीन के कंपेयर, तो उसकी भरपाई हम आपको कर देंगे और एक योजना के तहत करेंगे जिसका नाम है PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। जितना आप प्रोडक्शन कीजिएगा उतना आपको इंसेंटिव दे दिया जाएगा। और वैसी कंडीशन में वर्तमान में आवश्यकता भी है कि PLI योजना के तहत इंसेंटिव दिया जाए API प्रोड्यूसर कंपनी को, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। 3-4 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में, और एक एडिटोरियल आया था, उस एडिटोरियल पे भी डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि क्या समस्याएं हैं और क्या उसका सॉल्यूशन है। देखो, ये मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि पॉलिटिकल न्यूज़ है, मैं इन सब चीज़ों से बच कर रहता हूँ नॉर्मली। आप नेताओं ने लगवाए थे टीका निर्यात के पोस्टर। तो नॉर्मली कल एक पोस्टर दिल्ली में लगाया गया कि हमारे बच्चों का टीका मोदी जी क्यों भेजे विदेश। और काफ़ी लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोगों ने है, उन्होंने भी इस पर समर्थन दिया, राइट। हमारे बच्चों का टीका मोदी जी क्यों भेजे विदेश। अब आपको ये समझना होगा कि पढ़े लिखे लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि गावी जो योजना है, GAVI, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन जो है, ये इसके तहत जो है भारत में जो भी वैक्सीन निर्माण हो रही थी वो गावी उसको फंड कर रही थी। और साथ ही साथ जो है गावी के तहत जो है हम पाकिस्तान जैसे देशों को भी, पाकिस्तान हमारा दुश्मन हो सकता है, लेकिन गावी योजना के तहत जो है पाकिस्तान को भी हम वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वर्तमान में जब कोविड का क्राइसिस भारत में भी बढ़ा है, तो गावी योजना के तहत हमारे देश में भी करोड़ों वैक्सीन आने वाला है, राइट। दूसरा बात क्या है कि वैक्सीन कूटनीति एक शब्द होता है। हमने देखा है कि वैक्सीन और मेडिकल कूटनीति वर्तमान में किस तरह से भारत ने बढ़ाया। भारत की विदेश नीति का एक अहम पार्ट हो गया था मेडिकल कूटनीति। ऐसे स्थिति में, ऐसी जगह जहां पे चीन दबाव के माध्यम से अपनी बात मनवाने के लिए जो है दवाई का यूज कर रहा था, भारत वहाँ पे फ्री में दवाई दे रहा था। मसलन एक देश है बोलीविया, जो दक्षिण अमेरिकी देश है, वो देश हमेशा रिकॉग्नाइज करती है कि ताइवान जो है चीन का हिस्सा नहीं है, ताइवान स्वतंत्र राष्ट्र है। चीन उस पर दबाव दे रहा था कि आप एक काम कीजिए, आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि ताइवान चीन का पार्ट है, हम आपको दवाई भेज देंगे, कोरोना वैक्सीन भेज देंगे। वो देश झुका नहीं। भारत ने क्या किया कि उस देश को जो है कोरोना की वैक्सीन भेज दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा एक गुडविल उस देशों के साथ क्रिएट हो गया। हमने 150 से अधिक देशों को जो है कोरोना वैक्सीन भेजा है, और ये 150 से अधिक देश हमारे काम आने वाले हैं। हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन में कोई प्रस्ताव पारित करवाना होता है तो हमें इन देशों की ज़रूरत होती है। तो निश्चित तौर पे एक तो ग्लोबल अलायंस के तहत हमने अन्य देशों को वैक्सीन भेजा, दूसरा अपना गुडविल क्रिएट करने के लिए हमने अन्य देशों को वैक्सीन भेजा, और तीसरा मानवता के आधार पर भी हमने अन्य देशों को वैक्सीन भेजा। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को बढ़ाने के लिए भी अन्य देशों में हमने वैक्सीन भेजा। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर जो आती है, उस लहर में विश्व के देश भारत की मदद किस तरह से कर रहे हैं, राइट। चूँकि हमने पहले अन्य देशों का मदद किया। तो मुझे लगता है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप कमेंट कर रहे हैं, खास करके पढ़े लिखे लोग भी कमेंट कर रहे थे, तो इस तरह का सेंटिमेंटल कमेंट नहीं करना चाहिए। आपको बचना चाहिए, आपको बेसिक उसका जानकारी होना चाहिए। सरकार की आलोचना करना है, करें आप, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। चलिए, इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।